मीनल मुरली एक मलयालम सुपर हीरो ड्रामा है। ये कहानी एक देसी सुपर हीरो का एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है। अगर इंडिया में कोई सुपर हीरो होगा तो ठीक मीनल मुरली की तरह ही होगा और उसके मुद्दे भी लोकल होंगे, ना कि उसे दुनिया बचाने की गरज होगी। कहानी दिखलाती है कि कैसे जब किसी इंसान को सुपर पावर मिलती है तो उसके हालात उसे सोशल हीरो या सोशल विलेन बनाते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। केरल के किसी गांव में मार्टिन और उसकी नाटक मंडली एक नाटक की पेशकश कर रहे हैं। नाटक में एक जमींदार है जो मजदूरों का शोषण करता है। तभी बिजली चमकती है और एक रोमन सिपाही की वर्दी में विधाता धरती पर उतरता है, जो मजलूमों को जालिम के शोषण से बचाता है। जब नाटक चल ही रहा था तभी पास के एक पटाखे की दुकान में आग लग जाती है। इसकी चपेट में पूरी नाटक मंडली आ जाती है। दर्शकों में एक बच्चा उस आग में नाटक के उस हीरो को जलते हुए देख सकता है। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं। जेसन एक दर्जी है और अपने पिता के साथ उसके दुकान में काम करता है। बिन्सी नाम की लड़की पर उसका क्रश है। कॉलेज में वो उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन अब बिन्सी की शादी तय हो चुकी है। उसके पिता ने उसकी शादी अनीस नाम के लड़के से तय कर दी है। बिन्सी का पिता एक सब इंस्पेक्टर है। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि जेसन उसकी बेटी के नज़दीक भी भटके, लेकिन इसके बावजूद हर रोज जेसन बिन्सी से बाजार में मिला करता है। लेकिन अब लगता है कि बिन्सी ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि उसके लिए जेसन के बजाय अनीस ही बेहतर विकल्प है। वो पैसे वाला है और उसे अच्छी जिंदगी दे सकता है, जबकि जेसन अमेरिका जाने का केवल सपना ही देख सकता है। अमेरिका जाकर वहाँ पैसे कमाने का उसका सपना भी इतना छोटा है कि वो दर्जी का काम करने से आगे की सोच ही नहीं सकता है। उसकी हरकत देखकर बिन्सी ने अब जेसन से तौबा कर ली है। एक दिन जब बाजार में जेसन पूरे स्टाइल में बिन्सी से मिलता है, बिन्सी का दरोगा पिता भरे बाजार में उसे थप्पड़ जड़ देता है और धमकी देता है कि वो अगर दोबारा उसकी बेटी को बहकाने की कोशिश करेगा तो वो उसे गंजा करके पूरे शहर में घुमाएगा। ये तो जेसन के लिए भारी अपमान की बात थी, लेकिन उसके घर में उसके पिता वर्की और भांजे जोसेमन को भी उससे कोई खास हमदर्दी नहीं है। शायद उन्हें भी लगता है कि बिन्सी के लिए यही अच्छा है कि वो जेसन के बजाय अनीस से शादी करें। क्रिसमस ईव के दिन क्रिसमस कैरोल में जेसन सेंटा बनकर फिर से बिन्सी से मिलने उसके घर पहुंचता है, पर बिन्सी को अनीस के साथ फ्लर्ट करते देखकर उससे रहा नहीं जाता है और सेंटा का मास्क हटाकर बिन्सी को भर भर कर बुरा भला कहता है। जेसन की हरकत देखकर बिन्सी के पिता का दिमाग खराब हो गया। उसने उसे पहले भी बिन्सी के नज़दीक फटकने से मना किया था। उसने जेसन को डराने के लिए अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल ली, लेकिन तभी जोर की बिजली चमकी और हजारों मेगावाट आसमानी बिजली जेसन पर जा गिरी। वैज्ञानिकों ने भी मौसम खराब रहने की भविष्यवाणी की थी। हर 700 सालों में ऐसा होता है जब मंगल, शनि और बृहस्पति ग्रह की त्रिकोणीय स्थिति से पैदा चुंबकीय क्षेत्र के अजीब प्रभाव में पृथ्वी पर मौसम खास तौर पर बदलने लगता है। जब जेसन पर बिजली गिरी तो उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल ने बुजुर्ग डॉक्टर द्वारा सीपीआर देने पर जेसन के दिल ने फिर से धड़कना शुरू किया। वो किसी तरह बच तो गया, पर उसके शरीर में बिजली गिरने के बारीक जड़नुमा निशान बन गए। बिजली की चपेट में आने पर ऐसा होता ही है, पर असली चमत्कार तो ये है कि जेसन के शरीर में डायरेक्ट हजारों मेगावाट बिजली गिरने के बावजूद वो जिंदा बच गया। क्रिसमस ईव के दिन जब बिजली गिरी थी तो ये केवल जेसन पर नहीं गिरी थी। गांव के दूसरे छोर में एक दूसरे आदमी सीबू पर भी बिजली ने स्ट्राइक किया था। वो एक डोंगी में बैठकर झील के रास्ते अपने पुराने प्यार उषा को देखने उसके घर के करीब गया था। जब सीबू पर बिजली गिरी तब वो झील में अकेला था। उसे तब समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ था। अगली सुबह जब उसे होश आया तो उसके कपड़े आधे जले हुए थे। पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। जब वो कांपता हुआ घर पहुंचा तो उसके साथ घर के सारे सामान भी कांपने लगे, जैसे कोई भूकंप आया हो। उसके साथ घर में रहकर पटाखे का काम करने वाला आदमी भूकंप के डर से घर के बाहर भाग गया। इधर बिजली गिरने से जेसन के शरीर पर भी साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। उसकी खांसी जा ही नहीं रही है, अजीब सा बलगम निकल रहा है। उस रात जेसन को नींद नहीं आ रही है। वो खांसते हुए सो नहीं पा रहा है। जब उसने खिड़की खोलने के लिए जोर लगाया तो खिड़की दीवार से निकलकर बाहर गिर गई। उसका भतीजा जोसेमन भी अपने मामा की परेशानी देख सकता है। जेसन को दूर से ही नल के टप टप लीक होने की आवाज सुनाई दे रही है। वो नल का बंद करने जाता है, ना सिर्फ नल का तोड़ देता है
बल्कि बाथरूम का दरवाजा भी झटके से बाहर निकाल देता है। साफ है कि उसकी बढ़ी हुई ताकत पर उसका कोई काबू नहीं है। जेसन का हाल बुरा है। वो छोटी से छोटी चीजों की आवाज सुन सकता है जो उसे किसी शोर की तरह तकलीफ दे रही है। भले ही किसी को समझ में ना आ रहा हो कि जेसन के साथ क्या हो रहा है, पर उसका भांजा जोसेमन साफ साफ समझ सकता है कि अमेरिकन सुपर हीरोज की कहानियों की तरह ही उसके मामा में भी सुपर पावर आ चुकी है। उस दिन जब जेसन की बहन को उसका पति पोथन, जो कि एक कांस्टेबल भी है, मारता है, तो जेसन उसे बचाने के चक्कर में अपने जीजाजी पोथन को हल्का सा धक्का देता है, पर इतने में ही वो कुएं की दीवार तोड़कर नीचे गिर जाता है। जेसन का भतीजा जोसेमन पूरे दिन क्लास में अपने मामा के बारे में ही सोचता रहता है। वो स्कूल की लाइब्रेरी से ढेरों सुपर हीरो कॉमिक्स घर ले गया ताकि अपने मामा को इन हीरोज के बारे में बता सके। ये 90 का दशक है और कम ही लोग सुपर हीरोज के बारे में जानते हैं। जोसेमन अपने मामा को उन अमेरिकन सुपर हीरोज के बारे में बतलाता है जिनमें असीमित ताकत है। इन सुपर पावर्स की तरह कुछ तो जेसन के अंदर भी है। उसमें भी सुपर स्पीड और सुपर स्ट्रेंथ है, पर हाँ, वो उड़ नहीं सकता है। दूसरी तरफ शिबू ने भी अपने सुपर पावर डिस्कवर कर लिए हैं। उसमें ना सिर्फ जेसन की तरह ताकत और स्पीड है, बल्कि वो किसी भी मैटर को कंट्रोल कर सकता है। शिबू की नई ताकत ने उसे नया कॉन्फिडेंस दिया है। अब वो अपने बचपन के प्यार ऊषा से प्यार का इजहार कर सकता है। वो बचपन से ही ऊषा को प्यार करता था, पर उसके भाई तासन के डर की वजह से हमेशा उससे दूर ही रहता था। बाद में ऊषा ने गांव से भागकर किसी आदमी से शादी कर ली और अब उसकी एक बेटी भी है। कुछ समय पहले वो फिर से अपने गांव वापस आई है। उसने अपने पति से तलाक ले लिया है क्योंकि उसके पति का किसी और महिला के साथ अफेयर है। जवानी के टाइम गांव में ऊषा के बहुत दीवाने हुआ करते थे। अब जब कई सालों बाद वो फिर से वापस आई है, लोगों के मन में उसके साथ सोने की तमन्ना फिर से जागने लगी है। पर शिबू उसका असली प्रेमी है और ऊषा के साथ सिर्फ सोना नहीं चाहता है, बल्कि एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। वो एक होटल में काम करता है। एक दिन जब ऊषा अपनी बेटी के साथ होटल में खाना खाने आती है, होटल का मालिक उस पर बुरी नजर डालता है और उस पर अश्लील फब्तियां भी कसता है। उस समय वहाँ शिबू भी मौजूद था और उसने होटल के मालिक की सारी हरकत भी देखी थी। जब ऊषा चली जाती है, शिबू अपनी नई ताकत से होटल के मालिक को दीवार पर टांग देता है और एक वार्निंग देता है कि दोबारा अगर वो ऊषा के साथ इस तरह पेश आया तो उसे मार डालेगा। अगर उसने किसी को इस बारे में कहा या पुलिस को बतलाया तो याद रखे कि पुलिस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। उसका कद पुलिस से ऊपर है। उस दिन होटल में ऊषा ने अपना छाता छोड़ दिया था। अगले दिन शिबू बन ठन कर ऊषा के घर गया ताकि उसका छाता उसे लौटा सके, लेकिन यहाँ ऊषा उदास बैठी है क्योंकि उसकी बेटी को कोई गंभीर बीमारी है जिसके इलाज के लिए उसे काफी पैसों की जरूरत है। जब शिबू ऊषा के घर पहुंचा, उसी टाइम ऊषा की बेटी अपनी बीमारी की वजह से बेहोश हो जाती है। तब शिबू उसे लेकर हॉस्पिटल चला गया और ऊषा को दिलासा दी कि वो पैसे के लिए निश्चिंत रहे, पैसे का सारा बंदोबस्त वो कर देगा। इधर दूसरी तरफ जेसन का पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो गया। जेसन को लगा था कि जरूर उसके चीचा ने अड़ंगा लगाया होगा, वो उससे बदला ले रहा है। इसलिए वो अपने पिता के साथ पासपोर्ट रिजेक्शन का कारण पता लगाने पुलिस स्टेशन पहुंचता है। लेकिन यहाँ बिंसी का पिता, जो थाने का दरोगा है, उसकी भारी बेइज्जती करता है और कहता है कि वो पहले अपने असली बाप का पता लगाए। उसने अपने सर्टिफिकेट में असली बाप का नाम तो लिखा ही नहीं है। दरोगा उससे कहता है कि वर्की उसका असली बाप नहीं है, वो तो नाटकबाज मार्टिन की औलाद है। जब वो अपने ही नाटक में जलकर मर गया तो वर्की ने उसे पाला पोसा। दरोगा कहता है कि उसने उसकी बेटी पर डोरे डालकर अच्छा नहीं किया, वो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा और जब तक थाने में मौजूद है उसका पासपोर्ट कभी वेरीफाई नहीं करेगा। जब वर्की दरोगा को उसकी हरकत के लिए कोसता है तो वो उल्टे वर्की को ही पीटता है। उस रात जब जेसन उदास घर में बैठा है, वर्की उसे उसके असली पिता के कुछ आखिरी सामान दिखलाता है। इसमें उसकी तस्वीर और कपड़े हैं। नाटक का एक स्क्रिप्ट भी है जिसका हीरो मीनाल मुरली नाम का किरदार है जो लोगों को बुराई से बचाता है। वर्की बतलाता है कि उसका पिता सच में एक हीरो था। उस दिन जब पंडाल में आग लगी तब वो दूसरे लोगों की तरह वहां से भागा नहीं, बल्कि आग में फंसे कई लोगों की मदद की और लोगों को बचाते बचाते इसमें झुलस कर खुद मर गया। उसने उसे कभी भी उसके असली पिता के बारे में इसलिए नहीं बतलाया क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता था। उस रात जेसन बड़ा ही अपसेट है
क्योंकि दरोगा ने उसके पिता वर्की पर हाथ उठाया और उसके असली पिता मार्टिन का मजाक बनाया। ऊपर से पुलिस स्टेशन में उसका पासपोर्ट भी वेरीफाई नहीं हुआ। आज रात गांव के एक स्कूल में एनुअल प्रोग्राम है। लोकल विधायक समेत कुछ बड़े लोग यहाँ आने वाले हैं। पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ उनकी सुरक्षा में तैनात है। तभी जेसन बच्चों की कॉस्ट्यूम पहनकर वहां पहुंचता है और सबके सामने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बुरी तरह पीटता है। उसका खास टारगेट थाने का दरोगा था। उसने अपने कमीने जीजा को भी अच्छे से पीटा। जब कराटे मास्टर ब्रूस ली बीजी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उसे भी धक्का मारकर जख्मी कर दिया। लेकिन आज यहाँ जब ड्रामा हो रहा था, इसी टाइम गांव में दूसरी तरफ एक बैंक में डकैती भी हो रही थी। शिबू ने ऊषा की बेटी के इलाज के लिए बैंक में डकैती की, पर जब शिबू पैसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा तो देखता है कि ऊषा के भाई दासन ने एक अमीर आदमी से पैसे उधार लेकर पैसे का जुगाड़ पहले ही कर दिया। बदले में वो ऊषा को उस आदमी से दूसरी शादी के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन यहाँ एक समस्या भी हो गई है। पुलिस ने बैंक में चोरी और कल हुई उनकी पिटाई को एक साथ जोड़ दिया। सारा आरोप मिनाल मुरली नाम के उस अनजान शख्स पर है जिसने पुलिस को पीटने के बाद दीवार पर अपना नाम मिनाल मुरली लिख दिया था। पूरे गांव में मिनाल मुरली के किस्से घूमने लगे हैं, लेकिन जेसन की जीजा पोथन को शक है कि ये मिनाल मुरली नाम का आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका साला जेसन ही है। जेसन का भांजा जोसेमन भी जेसन को वार्न करता है कि उसके पिता को उस पर शक है। वो उसकी लुंगी लेकर पुलिस स्टेशन जा रहा है, क्योंकि ऐसी ही लुंगी उसने उस दिन मिनाल मुरली को भी पहने देखा था जब उसने उसकी पिटाई की थी। तब जेसन सुपर स्पीड में भागकर थाने जा रहे पोथन की जीप को खींचकर रोक देता है और इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता अपनी लुंगी जीप से लेकर वहां से भाग जाता है। वहां से लौटते वक्त वो गलती से उस बस में चढ़ जाता है जिसमें बिंसी और अनीस की शादी में लोग बारात जा रहे हैं। यहाँ ब्रूस ली बीजी भी है जो अनीस की एक्स गर्लफ्रेंड है। वो जेसन से कहती है कि अगर वे शादी में नहीं गए तो बिंसी और अनीस को लगेगा कि वे जलन की वजह से उनकी शादी में नहीं गए, इसलिए उन दोनों को शादी में जरूर जाना चाहिए ताकि उन दोनों के एक्स को ये गलतफहमी ना रहे कि वे दुखी हैं। अगले दिन जब ब्रूस ली बीजी जेसन के पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए पंचायत के किसी आदमी के पास चलने के लिए उससे कहती है, तब वो पैसे लेने दुकान के ड्रॉअर में देखता है, पर उसे वहाँ पैसे नहीं मिलते हैं। उसके दुकान में दासन भी काम करता है। अपनी बहन ऊषा की बेटी के इलाज के लिए उसने जेसन के पैसे चोरी किए थे। इस बात पर जेसन उस पर बहुत भड़कता है और लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करता है। यहाँ शिबू भी मौजूद है और सब लोगों के सामने दासन की बेइज्जती होते देख सकता है। अब उसके पास एक मौका है, वो पैसे से उसकी मदद करके उसकी बहन ऊषा का हाथ मांग सकता है। उस रात जब दासन दुकान में अकेला बैठा है, शिबू उसे ढूंढते हुए दुकान पहुंचता है जहां दासन काम किया करता है। लेकिन दासन उससे पैसे लेने के बदले उसकी बहन ऊषा का हाथ उसे सौंपने से मना कर देता है। ऊपर से उसे और उसकी मृत माँ को पागल भी कहता है। तब शिबू गुस्से में इतना बेकाबू हो जाता है कि दासन को दुकान समेत जिंदा जला देता है। शिबू के सुपर पावर्स के सामने दासन की एक नहीं चलती है। शिबू ने दासन को मारने के बाद दीवार पर फिर से मीनाल मुरली का नाम लिख दिया। गांव वालों समेत सबको यही लगता है कि मीनाल मुरली एक बुरा आदमी है। उसने बैंक में डकैती की है और गांव के लोगों को भी मार रहा है। लोगों में उसके खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा है। दासन की हत्या जिसने भी की है वो दरोगा के दामाद अनीस की दुकान के सामने से जरूर गुजरा होगा। अनीस ने अपनी दुकान में एक सीसीटीवी लगा रखा है। दासन को मारने वाले की फुटेज इसमें जरूर होगी। जेसन भी बड़ी उत्सुकता में है और देखना चाहता है कि वो कौन है जो मीनाल मुरली का नाम बदनाम कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वे ये फिगर आउट कर पाते हैं कि असली कातिल कौन है, गांव में बिजली कट जाती है और वे कातिल का चेहरा नहीं देख पाते हैं। तभी मास्क लगाकर शिबू वहां पहुंचता है। पहले तो वो जेसन के जीजा पोथन की पिटाई करता है क्योंकि वो ज्यादा ही होशियार बन रहा था। फिर वो पुलिस वालों की बंदूकें टेढ़ी कर देता है। तभी जेसन गमछे से अपना चेहरा बांधकर वहां पहुंचता है और इससे पहले कि शिबू वीडियो टेप ले पाता खुद वीडियो टेप लेकर वहां से भाग जाता है। शिबू उसके पीछे है। दोनों की स्पीड सामान्य इंसानों के लिए अनमैच्ड है। वे पूरे गांव में एक दूसरे से वीडियो टेप लूटते हुए तहलका मचा रहे हैं। फिर वे लड़ते हुए एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं। इसी दौरान वे एक बस ड्राइवर को हिट करते हैं जिससे बस ड्राइवर चलती बस में ही बेहोश हो जाता है और गाड़ी एक खाई के पास जाकर अटक जाती है।
जब जेसन बस को खाई के छोर पर लटके देखता है, लड़ना छोड़कर बस को खाई में गिरने से बचाता है और बस को खींचकर समतल जमीन में ले आता है। जब बस की छोर पर लटकी बच्ची नीचे गिरने लगती है तो वो अपनी जान खतरे में डालकर उसे खाई में गिरने से बचाता है। इधर सीबू वीडियो टेप तोड़कर उसे नष्ट कर देता है जिसमें उसके गुनाहों के सबूत थे। जेसन जब उस शख्स से लड़ रहा था, उसने उस शख्स के कॉलर को पकड़कर खींचा था जो फटकर वहीं गिर गया था। अगले दिन वो उस कॉलर को अपने भतीजे और ब्रूसली बीजी की मदद से ढूंढने की कोशिश करता है। जेसन ने अपनी शक्तियों के बारे में ब्रूसली बीजी को बतला दिया है क्योंकि वो उसे पसंद करता है और उस पर भरोसा करता है। जब वो उस कॉलर को ढूंढ लेता है तो देख सकता है कि उस कॉलर में जेसन के खुद के टेलर का नाम लिखा है, यानी ये जो भी है उसके टेलर से ही कपड़े सिलाता होगा। जेसन अपने रजिस्टर में कपड़े की कटिंग से उस टुकड़े का मिलान करता है। तब उसे पता चलता है कि यह सीबू है जिसने बैंक में डकैती की और दासन को भी मारा है। एक दिन जब सीबू उषा से मिलने और अपने प्यार का इजहार करने उसके घर गया तो वहां उसकी मुलाकात उस आदमी से हुई जिससे उसके भाई दासन ने उसकी शादी तय की थी। उसने उसे डांट कर वहां से भगा दिया और उषा को मना कर दिया कि वो ऐसे आदमियों से बात ना किया करे। अगले दिन उस आदमी की कार झील में मिली। डूबकर उस आदमी की मौत हो गई थी। जाहिर सी बात है कि उसे सीबू ने ही मारा होगा। इधर जेसन समझ चुका है कि उस रात बिजली केवल उस पर नहीं गिरी थी, वो सीबू पर भी गिरी थी। दूसरी तरफ जब सीबू मीनाल मुरली से लड़ रहा था तो उसे भी ये शक होने लगा था कि यह आदमी और कोई नहीं बल्कि जेसन ही है। अपने शक को कंफर्म करने के लिए उसने पब्लिक में जेसन के ऊपर बढ़ई का एक औजार छत से नीचे गिरा दिया, पर जेसन ने उस औजार को बिना देखे बिजली की फुर्ती से पकड़ लिया। अब तो सीबू भी ये जान चुका है कि मीनाल मुरली कोई नहीं बल्कि जेसन ही है। उस शाम जब जेसन और सीबू एक साथ हैं, पुलिस और गांव की भीड़ उन दोनों की तरफ बढ़ती है। जिस होटल में सीबू काम किया करता था और जिस आदमी ने एक दफे उषा को परेशान किया था, जिसे सीबू ने दीवार पर टांग कर सबक सिखाया था, उसने पुलिस और भीड़ को सीबू के बारे में सब कुछ बतला दिया है। पुलिस और पूरा गांव ईंट पत्थर लिए सीबू पर हमला करता है, पर सीबू सारे पत्थर हवा में ही रोक देता है क्योंकि वो किसी भी मैटर को कंट्रोल कर सकता है। जब वो भीड़ की तरफ बढ़ता है, सभी लोग डर कर वहां से भाग जाते हैं। सीबू तो केवल ये चाहता है कि उषा के साथ शादी करके गांव से हमेशा के लिए चला जाए। उस दिन जब जेसन घर लौट रहा था, रास्ते में उसका जीजा पोथन उसे गिरफ्तार करता है क्योंकि वो जान गया है कि जेसन ही मीनाल मुरली है और उसी ने स्कूल की एनुअल पार्टी में पुलिस वालों को पीटा था। इधर जब सीबू अपने घर जाता है, यहाँ देखता है कि उषा उसका इंतजार कर रही है। वो भी सीबू से प्यार करती है और उसके साथ हमेशा के लिए इस गांव से चली जाना चाहती है। लेकिन उस रात पूरे गांव वाले हथियार और जलती हुई मसाले लेकर सीबू के घर पर हमला करते हैं। उन सब के लिए अकेले सीबू ही काफी है और आराम से सबको मार सकता है। लेकिन ना जाने कहां से एक मसाल उसके घर की छत पर जा गिरती है। सीबू के घर में पटाखे बनाने का सामान भी था। जब आग बारूद से मिलती है, वहां जोरदार धमाका होता है। इस धमाके में उषा और उसकी बेटी मारी जाती है। सीबू भी धमाके के बाद कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। लगता है कि वो मर गया, पर असल में वो धमाके में मरा नहीं था। वो जिंदा है और अब पूरी तरह से पागल हो चुका है। वो जिससे प्यार करता था, जिसका उसने 28 सालों तक इंतजार किया, गांव वालों ने उसे मार दिया। केवल वही थी जो सीबू पर लगाम लगा सकती थी। सीबू पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है और पूरे गांव वालों को मार डालना चाहता है। उसने मेले में कई जगह बम लगा दिए हैं। चर्च के नीचे बमों का जखीरा फिट कर दिया है। वो सारे गांव वालों को एक साथ मार डालना चाहता है। अगर उसे कोई टक्कर दे सकता है तो वो केवल जेसन ही है, जिसे पुलिस ने जेल में डाल रखा है। हालांकि जेल से निकलना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भी वो तब तक गांव वालों की मदद नहीं करेगा जब तक लोग उसकी मदद नहीं मांगेंगे। आखिरकार उन्होंने ही सीबू को जानवर बनने पर मजबूर किया है। इधर मेले में सीबू एक एक करके सारे बम फोड़ने लगता है। इस धमाके में कई लोग मारे जाते हैं। सीबू को रोकना दरोगा के बस के बाहर की बात है और जेसन की मदद मांगता है। जेसन ने चुटकियों में ही पूरा लॉकअप उखाड़ दिया। इसके बाद वो खुद के सिले हुए ड्रेस पहनकर मेले में पहुंचता है और सीबू को चुनौती देता है, पर जेसन के लिए भी उसे रोक पाना मुश्किल है।
क्योंकि वो सीबू की तरह मैटर को कंट्रोल नहीं कर सकता है। जब दोनों में घमासान लड़ाई हो रही थी, ब्रूस ली बीजी चर्च में लगाए बम का पता लगा लेती है। उन दोनों की लड़ाई की वजह से चर्च में लगे पानी का पाइप फट जाता है। इसका फायदा उठाकर ब्रूस ली बीजी पूरे बम को गीला कर देती है। लेकिन सीबू जेसन से अधिक शक्तिशाली है। उसमें एक एक्स्ट्रा पावर है कि वो मैटर को कंट्रोल कर सकता है। जेसन के लिए उसे हराना मुश्किल हो रहा है। वो खुद हार रहा है जब सीबू उसे चर्च के अंदर अधमरा छोड़ देता है और बम फटने का इंतजार करता है। बम नहीं फटता है क्योंकि वो पहले ही गीला हो चुका है। इस बार जब जेसन अपनी ताकत जमा करके उठता है तो उसमें भी सीबू जैसी ताकत देखी जा सकती है। वो अपने हाथों से मैटर को कंट्रोल कर पा रहा है। उन दोनों के लिए उनकी शक्तियां नई थी। वे धीरे धीरे अपनी शक्तियों के बारे में जान रहे थे। शायद जेसन ने अभी अभी मैटर को कंट्रोल करना सीखा है। अब ये लड़ाई बराबर की है। सीबू ने बगल के एक मूर्ति में लगाए गए भाले को अपने दिमाग से कंट्रोल करके जेसन की तरफ फेंक दिया। लेकिन शायद सीबू को अब तक मालूम नहीं है कि उनकी ढेरों ताकतों में एक ताकत सिक्स सेंस भी है। जेसन ने वो भाला घुमाकर उल्टे सीबू की तरफ ही कर दिया, जो उसके सीने के आर पार निकल गई। वहीं पर सीबू की मौत हो गई। इसी के साथ जेसन ने सीबू नाम की समस्या से पूरे गांव को बचा लिया। पर अब जेसन की असलियत सभी जानते हैं कि वही मीनल मुरली है। बाद में उसका पासपोर्ट भी वेरीफाई कर दिया गया, पर अब वो अमेरिका नहीं जाना चाहता है। वो यहीं रहेगा और आने वाली हर बुराई का सामना करेगा। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।